अप्रैल का ये महीना रिलायंस पावर के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है। इसके पीछे रीजन है, लास्ट हियरिंग जो हुई थी सुप्रीम कोर्ट में की गई थी, जहां पर सीबीआई और ईडी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो पूरी इरेगुलरिटीज यहाँ पर हो रही है ना, अनिल अंबानी का जो पूरा केस है, इसको जल्द से जल्द खत्म किया जाए। इस तरीके से इसको इतनी इन्वेस्टिगेशंस डिले हो रही है, लंबी लंबी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इनको जल्द से जल्द कंपाइल करना जरूरी है, ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने। और 23 मार्च को ये अपडेट आती है, यानी कि ये पीएलआई के अगेंस्ट में जो है ये ऑर्डर फाइल किया जाता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। ईडी और सीबीआई को कहा जाता है कि जल्द से जल्द ये कंपाइल किया जाए। अब इसकी नेक्स्ट हियरिंग जो बताई जा रही है, यहां पर देखो, ईडी और सीबीआई को ये इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि जल्द से जल्द जितनी भी स्टेटस रिपोर्ट्स हैं वो सारी प्रोवाइड करी जाए कोर्ट के आगे। और नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग एसआईटी भी बिठाई गई थी, आप लोगों को याद होगा, फरवरी 12 को इन सभी इन्वेस्टिगेशंस को कंप्लीट करने के लिए। और नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग रखी गई है 30 अप्रैल की। ठीक है, यहां पर देखना, मैटर हैज बीन पोस्टेड फॉर फर्दर हियरिंग ऑन 30 अप्रैल 2026। 30 अप्रैल का दिन बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। अब आप कहोगे भाई ईडी और सीबीआई, मतलब कि ईडी ने जितनी भी प्रॉपर्टीज जो अटैच की गई हैं अनिल अंबानी की, वो 73,000 करोड़ की है। अब इस 73,000 करोड़ में अलग अलग अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनीज है। ठीक है, ऑल्दो काफी सारी कंपनीज जैसे कि रिलायंस इंफ्रा या रिलायंस पावर, आज की डेट में इनका कुछ लेना देना नहीं है उन सबसे, लेकिन पुराने मैटर से सारे के सारे तो वही चीजें घूम पर करके आती है। लेकिन इन 73,000 करोड़ में से आपको अलग अलग कंपनीज में कुछ कुछ अमाउंट का फ्रॉड देखने को मिलता है। जैसे कि रिलायंस पावर, आप लोगों को पता है कि रिलायंस पावर में 73,000 करोड़ में से अभी के मामले में जो 68.2 करोड़ का बस सिर्फ और सिर्फ एक फेक बैंक गारंटी निकल करके आई थी, जो कि रिलायंस पावर की ही सब्सिडरी के अगेंस्ट में थी। तो उसके अगेंस्ट में 68.2 करोड़ की फेक बैंक गारंटी निकली थी। तो 73,000 करोड़ में से इतना अमाउंट रिलायंस पावर की सब्सिडरी की तरफ भी जाता है। ऑर्डर्स लेने के लिए सीसी को फेक बैंक गारंटी प्रोवाइड करी गई थी। अब 30 अप्रैल को जो भी यहां पर डिसीजन आता है, आई बिलीव कि इसका इंपैक्ट रिलायंस पावर पर भी इनडायरेक्टली, क्योंकि पूरा अमाउंट में कंक्लूडेड है वहां पर, तो उस पर भी बहुत नजर आएगी रिलायंस पावर पर भी 30 अप्रैल को। अब इसके अलावा कोर्ट ने यहां पर और क्या चीज कही है, कोर्ट ने कहा है कि विद इन 4 वीक्स इस इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट किया जाए। मेड टू कंप्लीट द इन्वेस्टिगेशन विद इन 4 वीक्स, एफर्ट्स डाले जाए ज्यादा से ज्यादा, ताकि 4 हफ्तों के अंदर सारी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो सके। यह है रिलायंस पावर लिमिटेड का आज के दिन का चार्ट। और यहां पर आप लोगों को नजर आ रहा है कि रिलायंस पावर ने आज के दिन गैप ऑफ ओपनिंग मार्केट की तरह ही बहुत बढ़िया काम करके दिया है। ऑल दो पिछले कुछ सेशन से ही, लगभग 4 सेशन से रिलायंस पावर में रिकवरी बनी थी। 20 के प्राइस से बढ़ता बढ़ता रिलायंस पावर आज के दिन 25 रुपए के ऊपर चला गया, यानी कि बहुत बढ़िया ब्रेकआउट रिलायंस पावर ने दिया है, 20 रुपए से लेकर के 25 रुपए तक का। और ये बहुत कम देखने को मिला पिछले लगभग 2 से 4 महीनों के अंदर रिलायंस पावर में, कि आपको कोई भी ब्रेकआउट 3 सेशन से ज्यादा कंसिस्टेंटली सस्टेन करता देखने को मिले। तो 1, 2, 3, 4 और आज के दिन 5वां सेशन, लगातार 5वें सेशन में रिलायंस पावर कंसिस्टेंटली सस्टेन किया है। ये एक बड़ा अचीवमेंट है। अदरवाइज इसके पहले तक क्या हो रहा था रिलायंस पावर में, एवरेज एंड एग्जिट, यही चीज आप लोगों ने डिस्कस की थी। इसके बाद इरेडा का भी वीडियो लेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, अभी तक क्या मिल रहा था कि रिलायंस पावर एक पर्टिकुलर बेस लाइन तक जाता था और पुराने वाले रिजेक्शन तक, एक सेशन दूसरा सेशन जाते जाते उस रिजेक्शन पर तीसरे सेशन में वापस ड्रॉप कर जाता था। पिछले 3-4 महीने से लगभग यही कहानी आपको देखने को मिल रही थी, तीसरे सेशन तक जाते जाते वापस से गिर जाता था। लेकिन अब बहुत लंबे टाइम के बाद 5वें सेशन को कैरी किया है रिलायंस पावर ने, जो कि कहीं ना कहीं बड़ी अचीवमेंट है। और आज के दिन 25 रुपए तक स्टॉक यहां पर चला गया था। अब जरूरी ये है कि जो ऑप्टिमिज्म बना है, चाहे ये मार्केट की वजह से आया हो, बट ये ऑप्टिमिज्म सस्टेन रहे। अपार्ट फ्रॉम दिस, 30 अप्रैल इस कंपनी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी डेट होने वाली है। अब आते हैं इरेडा पर, वीडियो को एंड तक देखना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। जेफरीज कहते हैं कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, साथ में ओवरऑल पावर सेक्टर भी, चाहे वो थर्मल हो चाहे किसी भी तरह का पावर एनर्जी आपकी हो, ये रहेंगे पॉजिटिव आपके मॉनसून सीजन में। ऑल्दो आपके जेफरीज की ये रिपोर्ट बता रही थी आज से लगभग 1 महीने पहले कि मॉनसून डेफिसिट देखने को मिलेगा, और बल्कि अभी मॉनसून आया नहीं, उसके पहले ही बारिशें इतनी हो चुकी हैं।
समझ रहे हो? तो जेफरीज ने कहा मॉनसून का डेफिसिट देखने को मिलेगा, तो पावर कंपनीज को पॉजिटिव इंपैक्ट दिख सकता है, ऑल्दो बारिशें पहले ही होनी स्टार्ट हो गई हैं। तो यस, ये रिपोर्ट एक तरह से पॉजिटिव है इंडियन पावर सेक्टर के लिए। जो चीजें शायद हमको पिछले साल मिसिंग नजर आई ना 2025 में, 2025 के समर में, मुझे लगता है कि वो यहां इस बार के समर में कवर हो सकती हैं इस सेक्टर को लेकर के। ठीक है, तो अब आते हैं कंपनी के रिजल्ट्स पर। ऑल दो इरेडा आपको मालूम है सबसे पहली कंपनी होती है रिजल्ट्स अनाउंस करने वाली, बट अभी तक कंपनी ने डेट्स भी अनाउंस नहीं करी है। जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूं, हो सकता है आज शाम को ही कंपनी डेट बता दे, बट अभी नहीं करी है। यह है कंपनी का ईपीएस, जो कि मार्च 2026 का भी अभी आ चुका है, और यहां कंपनी का ईपीएस 6.13 से बढ़कर के 6.7 पर आया है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग ईपीएस है। दैट मीन्स कि कंपनी की वैल्यूएशन काफी बेटर है इस फॉल में। ऑल्दो आज के स्टॉक में अच्छी खासी रिकवरी थी, और उसके पहले स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था। कंपनी का ईपीएस भैया बड़ा है मार्च 2026 का डाटा के अकॉर्डिंग, यानी कंपनी के प्राइस टू बुक रेशियो और पी रेशियो वो दोनों नीचे की तरफ आए होंगे। भैया ये देखो किस तरह से आपको कंपनी के पी और प्राइस टू बुक रेशियो में आपको किस तरह से फॉल देखने को मिला है ना, ये कंपनी की वैल्यूएशन को हेल्दी करते हैं। अब और ज्यादा हेल्दी अगर आपको कंपनी की वैल्यूएशन करनी है, तो उसके लिए आपको देना पड़ेगा अच्छा खासा ग्रोथ परसेंटेज ईयर ऑन ईयर बेसिस, जब कंपनी का Q4 का डाटा आएगा। अब आपको एक चीज नजर आएगी यहां पर, एक बार ध्यान से देखना इस चीज को, बहुत ध्यान से देखना। मार्च का रिजल्ट रेवेन्यू कंपनी बढ़िया दे रही है इन कंपैरिजन विद दिसंबर। ठीक है, 2024-25 में आओ, 23-24 में यहां पर भी कंपनी बढ़िया काम कर रही है मार्च में इन कंपैरिजन विद दिसंबर। थोड़ा सा आगे की तरफ आओ, यहां पर भी कंपनी बढ़िया काम कर रही है 24-25 में इन कंपैरिजन विद दिसंबर। अब आप इधर आओ, कंपनी ने दिया एक बड़ा बेंचमार्क दिसंबर 2025 में 2130 करोड़ के रेवेन्यू के साथ में, ग्रोथ है 25% का। अब आप लोगों ने पास्ट देखा कंपनी का कि कंपनी मार्च का क्वार्टर बढ़िया दे रही है दिसंबर के कंपैरिजन में, यानी कि पॉसिबिलिटी हमारे पास काफी हाई है कि इस मार्च में भी कंपनी का रेवेन्यू बढ़े, यानी कि एक नया बेंचमार्क। तो अगर कंपनी नया बेंचमार्क लगा देती है, चलो फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं 2200 करोड़, हम एक बहुत कम नंबर लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, ये एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, अभी कंपनी ने नंबर्स नहीं दिए हैं, बट मैं आपको कह रहा हूं कि चलो मान लेते, सपोज करते हैं कि कंपनी ने 2200 करोड़ का रेवेन्यू दे दिया। अब ये 2200 करोड़ पिछले साल कंपनी का रेवेन्यू था 1904 करोड़ का। ठीक है, 1904 करोड़। ऑल दो अगर आप इस पर देखोगे ना, तो कंपनी ने जो 25% का ग्रोथ दिया ना भाई, ये काफी बढ़िया ग्रोथ है, क्योंकि 1700 से कंपनी 2130 पर गई। अब कंपनी का मार्च 2025 में 1904 था, और अभी हम एग्जांपल ले रहे कि कंपनी मान लो 2200 करोड़ का रेवेन्यू दे देती है, तो भैया हमें चाहिए 25% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, क्योंकि दिसंबर का हमको ग्रोथ जो है एक्सीड करना है मार्च में, दिसंबर के ऊपर का ग्रोथ हमको मार्च में देना है। तो ऐसे में यहां कंपनी का 25% ये कितना होगा, कितना होगा 25%, लगभग 450 के आसपास। मतलब कि कंपनी को लगभग 2350 करोड़ का रेवेन्यू देना है, 2350 करोड़। भैया एटलीस्ट मुझे इतना रेवेन्यू चाहिए ताकि कंपनी वापस से इतना ही ग्रोथ लेकर के आ पाए। लेकिन अभी हमने क्या देखा कि कंपनी का ईपीएस ऑलरेडी दिखा रहा है कि कंपनी का ईपीएस दिसंबर के कंपैरिजन में बड़ा है, दिसंबर के कंपैरिजन में कंपनी का ईपीएस बड़ा है 0.57% के आसपास। ठीक है, इतना ही हुआ ना, 0.57। तो यहां पर बहुत हाई पॉसिबिलिटी नजर आती है ये कि कंपनी का रेवेन्यू शायद 2350 या उसके आसपास ही देखने को मिले, क्योंकि कंपनी का ईपीएस ग्रोथ परसेंटेज एनुअल बेसिस पर ऑलरेडी बढ़ा हुआ नजर आ रहा है, स्पेशली इन कंपैरिजन विद दिसंबर। तो बहुत हाई चांस है कि कंपनी 2350 करोड़ के ऊपर का रेवेन्यू जनरेट कर दे इस Q4 में। अभी डेट्स कंपनी ने अनाउंस नहीं किए, मैं आपको पहले बता दूं। टेक्निकली 58.1 का एमएफआई है, 47.3 का आपका आरएसआई है। अब आते हैं आपके इरेडा के चार्ट पर, और प्लीज यार अगर आप वीडियो में यहां तक बने रहे, सब्सक्राइब कर दिया करो, पैसे नहीं लगते इस चीज के। आप लोगों ने बंद कर रखा है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही प्लीज कर देना यार। ठीक है, ये है इरेडा का चार्ट, 1 डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। आपको यहां नजर आ रहा है 125। मैं आपको एक रेंज बताता हूं, 125 से लेकर के 126। इरेडा में जो प्राइस है ना दोनों 125 से 126, ये बहुत ज्यादा क्रूशियल रेंज रही है। अगर आप इसका थोड़ा सा लंबा चार्ट खोल के देखोगे तो आपको नजर आएगा 2024 की शुरुआत में, यानी जनवरी के महीने के टाइम पर ना, इस रेंज पर स्टॉक ने एक रिजेक्शन भी दिखाया है। यहां पर देखो
रिजेक्शन भी दिखाया है, यहां पर देखो बेस लाइन भी दिखाई है। इसीलिए 125 से लेकर के 126 बहुत इंपॉर्टेंट रेंज बन जाती है इरेडा के लिए। अगर इस रेंज पर स्टॉक सस्टेन करने में कामयाब हो गया, अब इसको प्रेजेंट की तरह समझना, मान लो कि आप कमिंग सेशन में 125 से 126 की रेंज पर आते हो, यहां आपका ना बने रहना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। इसको मैं हैंगिंग बेस कहता हूं। अगर ये चीज बनते ही रहेगा तो काफी हाई पॉसिबिलिटी है आपके ब्रेकआउट देने की। बट यार मार्केट को भी अभी नजर में रखना है, क्योंकि फ्राइडे के दिन आपकी है यूएस और ईरान की मीटिंग, ठीक है। फ्राइडे के दिन क्या होने वाला है मीटिंग में, कुछ भी पॉजिटिव मिला तो भैया बहुत हाई पॉसिबिलिटी नजर आती है कि 125 से 126 आपका ब्रेकआउट कर जाए। बहुत हाई पॉसिबिलिटी नजर आती है कि ये रेंज आपकी ब्रेकआउट कर जाए। और जो कंसोलिडेशन अभी आपका यहां पर बन रहा था, अगर आप इधर देखोगे तो आप लोग को नजर आएगा कि लगभग लगभग 108 के ऊपर स्टॉक जो टिका रहा, ये अपने पुराने रिजेक्शंस के ऊपर स्टॉक ने बेस बनाया है काफी बढ़िया। जो ये आपका कंसोलिडेशन आप लोगों को नजर आएगा यहां पर, ये पूरा क्लस्टर्ड पैटर्न जो था आपका इरेडा ने इसके ऊपर हैंगिंग बेस बना करके रखा, जो कि पहले आपका रिजेक्शन रहा था, या फिर आप कह सकते हो बेस भी रहा था इरेडा के अंदर। तो भैया मेरे हिसाब से यहां पर पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हाई नजर आ रही है कि इरेडा में ये मोमेंटम जो आज बना है ये फर्दर कैरी फॉरवर्ड हो, क्योंकि दिन के आखिर तक बायर ही नजर आए हैं इरेडा में, सेलर बहुत ही कम थे। बाकी आपका अपना ओपिनियन है, होप कि यहां पर आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर करना, मिलता अगले वीडियो में।